अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डीसी जनरेटर। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर्स होते हैं यानी कि एसी जनरेटर्स, जिनमें जो है हम अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करते हैं, वो काफ़ी एप्लीकेशंस के लिए जो है वो सूटेबल नहीं होते हैं। जैसे कि डीसी मोटर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट जो है जनरेटर से नहीं जो है वो रन कर सकती है। तो उसके लिए हमें डीसी जनरेटर चाहिए होते हैं जो कि डायरेक्ट करंट के थ्रू जो है हम उसको मूव करवाते हैं और उससे हमें डायरेक्ट करंट जो है मिलता है। और जनरेटर में जनरेटर की तो सीधी यही डेफिनेशन हम यहाँ पर जो है डिफ़ाइन कर लेते हैं कि जनरेटर्स में क्या होता है कि हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब वो मैकेनिकल एनर्जी जो है हम या तो टरबाइंस के ज़रिए प्रोवाइड कर सकते हैं या जो है हम कोई हैवी इंजन जो है उसके थ्रू हम मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब टरबाइन में क्या होता है, टरबाइन के शेफ्ट को जो है हम जनरेटर की कॉइल के साथ जो है अटैच करवा देते हैं ताकि जब टरबाइन वाटरफॉल की वजह से मूव करे तो जनरेटर की जो कॉइल है जो उसके साथ अटैच उसकी शेफ्ट के साथ वो भी जो है रोटेट करे, तो उसकी नतीजे में हमें जो करंट मिलता है वो डीसी करंट मिलता है। उसको हम आगे भी डिस्कस करते हैं। जनरेटर में बस यही होता है कि हमें जो है मैकेनिकल एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं और उसके नतीजे जो हमें मिलती है वो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आज के लेक्चर में हमने इसी पूरे फिनोमिना को डिस्कस करना है कि किस तरह हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हैवी इंजन्स और टरबाइन के थ्रू, और हमें किस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हम गेन करते हैं। तो आज हमने डिस्कस करना है डीसी जनरेटर को। और डीसी जनरेटर जो है उसको जो है डिस्कस करने से पहले उसके फिनोमिना को जानना ज़रूरी था और जनरेटर की डेफिनेशन जो है उसको समझना ज़रूरी था। तो वो ये है मेन पॉइंट्स। अब हमने जो है देखना है कि जो हमारे पास एसी जनरेटर्स होते हैं उसमें जो हमारे पास वेव फॉर्म आती है वो हमारे पास हम ग्राफिकली जो देख लेते हैं कि हमारे पास वेव फॉर्म कुछ इस तरह की आती है। यानी कि आफ्टर ईच हाफ साइकिल हमारे पास जो है करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, चेंजिंग करंट मिल रहा है और इस चेंजिंग करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं और ये हमें एसी जनरेटर प्रोवाइड करता है। मैं डीसी जनरेटर का कंपैरिजन कर रही हूँ बात बात पे एसी जनरेटर के साथ क्योंकि उसी की मॉडिफाइड फॉर्म है ये, बस उसमें थोड़ी सी चेंजेस लाके हमने उसको डीसी जनरेटर बना दिया हुआ है। तो अल्टरनेटिंग करंट जब जनरेटर हम यूज़ करते हैं तो उसमें जो हमें रिजल्टेंट जो हमारे पास करंट आता है वो उसकी वेव फॉर्म हमारे पास यूँ अल्टरनेटिंग करंट की यूँ हमारे पास वेव फॉर्म आती है जो कि आफ्टर ईच हाफ साइकिल जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। लेकिन हमें जो है वो डीसी जो है वो करंट चाहिए क्योंकि हमारे पास जो है काफ़ी जो है डिवाइसेस हैं जिनको डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करना होता है रादर देन अल्टरनेटिंग करंट। तो उसके लिए जो है 1834 में विलियम स्टर्जियन ने एक डिवाइस जो है वो इन्वेंट की थी। उसका थोड़ी हिस्ट्री की तरफ देख लेते हैं। 1834 में विलियम स्टर्जियन ने एक डिवाइस इन्वेंट की थी जिसका नाम है कम्यूटेटर। अब ये कम्यूटेटर क्या है, अब इसको हमने डिस्कस करना है। ये हमने इसकी स्ट्रक्चर और इसकी जो कंस्ट्रक्शन जो हमारे पास डीसी जनरेटर की है उसमें हम इसको क्लियर करेंगे कि हमारे पास कम्यूटेटर क्या है। अभी सिर्फ इतना जाने कि कम्यूटेटर जो है हमारी एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करती है कि डायरेक्शन ऑफ करंट को जो है वो चेंज होने से रोकती है। यहाँ पर लिख लेते हैं कि prevent the direction of current from changing। क्योंकि हमें डायरेक्ट करंट चाहिए, हमें अल्टरनेटिंग करंट नहीं चाहिए। और डायरेक्ट करंट का जो हमारे पास ग्राफिकली वेव फॉर्म आती है वो कुछ यूँ होती है, यानी कि वो अल्टरनेटिंग करंट की तरह यहाँ पर रिवर्स नहीं होती है।
हमारे पास यूँ डायरेक्ट करंट की वेव फॉर्म आती है। तो हमें इस डायरेक्ट करंट की वेव फॉर्म हासिल करने के लिए, ताकि हम डायरेक्ट करंट वाले एप्लीकेशन को अप्लाई करके जो है काफ़ी डिवाइसेज जो कि डायरेक्ट करंट पर चलती हैं उनको जो है वो वर्क में ला सकें, तो हमें जो है वो कम्यूटेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि करंट की डायरेक्शन को चेंज होने से जो है वो रोकता है। तो ये थी हमारी कुछ मेन पॉइंट्स। अब इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं डीसी जनरेटर के कि किस प्रिंसिपल पे जो है ये वर्क करता है। ये मेन पॉइंट्स है जो डिस्कस करना ज़रूरी थे एसी जनरेटर के साथ कंपैरिजन करके। इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं कि इसका काम क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे जो है ये बेस्ड है। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मैंने आपको लेक्चर दिया हुआ है प्रीवियसली। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर को या करंट कैरिंग कंडक्टर को, वो कोयल हो सकती है, वो कोई भी एक जो है आयरन रॉड हो सकता है, उसको हम जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब उसको हम प्लेस करके उसको रोटेट करवाते हैं कोई एक्सटर्नल जो है वो फोर्स अप्लाई करके, कोई भी एनर्जी देके, तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कॉइल मूव करेगी तो उसके अक्रॉस चेंज ऑफ फ्लक्स पैदा होगा। चेंज ऑफ फ्लक्स आने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ, और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट पैदा होगा। तो इस फिनोमिना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और इसी तरह यहाँ पर करंट जो है वो इंड्यूस्ड होता है डीसी जनरेटर में। तो ये था इसका प्रिंसिपल। अब इसकी हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हमने यूज़ करना होता है। तो सेकंड हमारा पॉइंट है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तो हम परमानेंट मैग्नेट यूज करेंगे। जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, हम जो है कोई भी आर्मेचर यूज करेंगे। आर्मेचर भी मैं बताती हूँ कि क्या होता है। आर्मेचर होता है कि कोई आयरन सिलेंडर जिसके ऊपर बहुत सारी कॉइल्स की वाइंडिंग हुई होती है, कॉइल्स की इसके ऊपर वाइंडिंग हुई होती है ताकि ये करंट को ज़्यादा प्रोड्यूस करवा सके। तो इसको हम कहते हैं आर्मेचर। और इसकी कंस्ट्रक्शन में जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है वो है स्प्लिट रिंग्स, जो कि अटैच हैं कार्बन ब्रशेस के साथ। और हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारे पास है जो हमने जो है मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड की, क्योंकि इसी से जो है प्रोसेस हमारा स्टार्ट होना है, क्योंकि जनरेटर में हमें सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। अब इसकी डायग्राम को थोड़ा सा रफली ड्रॉ कर लेते हैं ताकि एनालिसिस हो सके कि ये कंस्ट्रक्शन जो है जो मैंने यहाँ पर लिखी है वो असल में किस तरह की है। कि ये हमारे पास मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, और हमें पता है कि डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होती है। और उसमें जो मैंने कॉइल ड्रॉ की है उसकी ये साइड टरबाइन या हैवी इंजन के साथ अटैच होती है। अब यहाँ पर कॉइल की इस साइड पे स्प्लिट रिंग्स अटैच हैं। रिंग्स असल में ये होती हैं, लेकिन अगर हम इसका हाफ कर दें तो हमारे पास कुछ यू शेप बनती है और ये हमारे पास स्प्लिट रिंग्स कहलाती हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर स्प्लिट रिंग्स लगी हुई हैं दोनों साइड्स पे कॉइल की, और यहाँ पर कार्बन ब्रशेस इसके साथ अटैच हैं, जो कि जिनका काम क्या है कि एक्सटर्नल सर्किट में जो है जो लोड अटैच है, वो लोड कोई भी हो सकता है, बल्ब है, हमारा फैन है, उस तक कॉइल के ज़रिए जो है वो करंट पहुंचाना, वो कार्बन ब्रशेस का काम है जो मैंने ब्लू पॉइंटर से शो करवाए हैं। और ये एक्सटर्नल सर्किट में जो लोड अटैच होता है उस तक करंट को पहुंचा देते हैं। ये एल का मतलब यहाँ पर लोड है। तो उसके बाद जो है ये हमारे पास जो है, मैं इनको बता दूं कि ये यहाँ पर हम जो है मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो कि एंटी क्लॉकवाइज होती है। हम एंटी क्लॉकवाइज जो है वो इसको जो है रोटेट करवाते हैं थ्रू टरबाइन और हैवी इंजन्स। तो जब ये कॉइल रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में जो हमने परमानेंट मैग्नेट के थ्रू जो है प्रोवाइड किए हैं, तो ये जब आर्मेचर जो है
ये कॉइल को मैं आर्मेचर कह रही हूँ, जब ये रोटेट करेगा तो इसके क्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज आएगा, तो जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। अब करंट की डायरेक्शन को मेजर कर लेते हैं। उससे पहले कि करंट की डायरेक्शन को मेजर किया जाए, हम इनकी साइड्स को नेम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। ये हमें पता है कि ये जो स्प्लिट रिंग्स मैंने ये ड्रॉ की हैं, जो यहाँ पर मैंने इस तरह शो की हैं, और साथ इसके कार्बन ब्रशेज अटैच हैं और वहाँ ऊपर लोड है, और ये परमानेंट मैग्नेट्स के जो है वो मैंने नॉर्थ और साउथ पोल ड्रॉ किए हैं। तो यानी इसकी सारी कंस्ट्रक्शन जो है मैंने यहाँ पर आपको शो करवा दी है। और यहाँ पर हमने हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जो है वो हमेशा हमने मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी है। तो जब हमने मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड की है, जाहिर है मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है यहाँ पर फिर अप्लाई होगा, और फिर यहाँ पर इंड्यूस करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। अब उस इंड्यूस करंट की जो है वो डायरेक्शन मेजर करने के लिए हम फ्लेमिंग जो है वो राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, कि उसमें क्या होता है कि हमारा जो है यहाँ पर जब हम इसको रोटेट करेंगे इस कॉइल को, तो इस कॉइल की जो साइड है वो जो ए बी साइड है वो आउट ऑफ द पेज जो है वो मूव करेगी, और आउट ऑफ द पेज मूव करेगी, और सी डी की जो है वो इनटू द पेज मूव करेगी। मीन्स कि अगर हम इसको जो है 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट करवाएंगे मैकेनिकल एनर्जी देने से, तो वो जो इस साइड पे फिलहाल पड़ी हुई है, यानी कि पैरेलल है इसका प्लेन बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वो फिर परपेंडिकुलर आ जाएगा। और उस वक्त फिर हमें ये पता है कि हमारी जो सी डी साइड देख लेते हैं, सी डी साइड जो है वो इनटू द पेज मूव करेगी, और ए बी साइड जो है आउट ऑफ द पेज। तो हमारे पास जो रूल है उसके मुताबिक हमने अपने हैंड के जो है वो 3 फिंगर्स को जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो है वो रखना है। उसके बाद जो हमारे पास सीधी साइड की मोशन है वो अंदर की तरफ लग रही है, अंदर की तरफ लग रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड को इंडेक्स फिंगर शो कर रही है, और ये जो हमारी मिडिल फिंगर है ये आउट ऑफ द पेज शो कर रही है। यहाँ पर ये पता लग रहा है कि करंट की डायरेक्शन यहाँ पर आउट ऑफ द पेज है। तो हम करंट की डायरेक्शन में मेजर कर लिए, यानी कि ये आउट ऑफ द पेज, यानी कि यहाँ ऊपर है, क्योंकि 3 डायमेंशनल डायग्राम ड्रॉ हो नहीं सकती, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ शो किया गया है। दूसरी बात कि हमारे पास ए बी साइड में जो है इसने आगे को मूव करना है, जब कॉइल ने जो है 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट करना है, तो जब इसने आगे की तरफ मूव करना है तो हमें इसको यूँ दिखाना पड़ेगा। यूँ जो है, ये जो है थंब हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो बता रहा है। हमारे पास जो है इंडेक्स फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो है हमारी मिडिल फिंगर ये हमें डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगी। अब ये थंब है, ये हमें शो कर रहा है कि ये आउट ऑफ द पेज मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, और करंट हमारा यहाँ पर डाउनवर्ड यानी इनटू द पेज है। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं कि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ये है। तो जाहिर है कि जब अब 180 के एंगल पर जब ये रोटेट करेगा, अब हम स्लिप रिंग्स को भी नाम दे देते हैं। ए और बी नाम दे दिया, और इसको ए डैश ब्रशेस को नाम दिया, और इसको बी डैश नाम दे दिया। जब इसने 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट करना है, यानी कि जब 180 डिग्री के एंगल पे ये रोटेट करेगी, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, अब क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो हो गई है, अब हम इसकी वर्किंग पे आ गए हैं। तो जब हम इसको अभी तो मैंने इसको परपेंडिकुलरली जो है वो इसको मूव करवाया, और करंट की डायरेक्शन में पता लग गई है। लेकिन जब हमने इसको जो है मूव करवाया 180 के डिग्री के एंगल पर, तो ये इसकी साइड जो है ए बी वो सी डी की जगह आ जाएंगी, और सी डी की जगह जो है वो ए बी जो साइड्स आ जाएंगी, और उसको हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर हम 180 डिग्री का जो है वो एंगल जो है वो चेंज करें, तो ये दोबारा मैग्नेट्स में ड्रॉ कर रही हूँ। ये कॉइल्स हैं, स्प्लिट रिंग्स, और ये कार्बन ब्रशेस जो कि लोड के साथ अटैच हैं, और यहाँ पर हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि नॉर्थ से साउथ है। हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज जो है वो टर्न दिया हुआ है। तो क्या हुआ कि जब हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो ए बी और सी डी साइड आपस में रिप्लेस हो गई, यानी कि यहाँ पर अब ए बी साइड आ गई, और यहाँ सी डी साइड आ गई, और जो है वो हमारे पास जो स्लिप रिंग्स हैं उनकी भी नाम दे देते हैं, और कार्बन ब्रशेस को भी। अब यहाँ क्या हुआ कि पहले हमने यहाँ देखा कि सी डी के साथ जो है स्लिप रिंग ए अटैच है, मगर यहाँ हमने देखा कि ए बी साइड के साथ जो है स्प्लिट रिंग अटैच है, यानी कि हमने जब कॉइल को रोटेट किया इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो आपस में कनेक्शन जो है स्प्लिट रिंग्स के वो उनकी कॉइल की साइड्स के साथ जो है वो कनेक्ट नहीं रहे, वो जो है वो चेंज हो गए, जिसकी वजह से हमारे पास जो वेव फॉर्म आएगी वो तो फिर हमारे पास यूँ आ जाएगी,
जो कि आफ्टर ईच हाफ साइकिल टर्न हो रही है। यानी कि जिसी तरह कोयल मूव करती जाएगी दोबारा से 180 के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आएगी, तो वापस कनेक्शन जो है वो ए के साथ सी डी और बी के साथ ए बी हो जाएंगे। मगर फिर वो रोटेट, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली ये प्रोसेस चलना है, तो बार बार कोयल ने कि स्प्लिट रिंग्स ने कोयल की साइड्स के साथ अपनी जो है कनेक्शन को चेंज करना है, जिसकी वजह से हमारे पास तो एसी करंट जो है आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें डीसी करंट चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि स्प्लिट रिंग्स जो हैं वो भी अपने कनेक्शंस चेंज करेंगी, यानी कि वो भी मूव करेंगी। यानी कि यहाँ पर अगर हमारे पास ए बी है तो यूँ नहीं होगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा। तो अब हम देखें कि यहाँ पर भी ए बी साइड के साथ बी अटैच है और यहाँ पर भी ए बी के साइड बी अटैच है। तो ये स्प्लिट रिंग्स असल में ये रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। और जो मैंने कम्यूटेटर का वर्ड यूज़ किया था वो यही था कि स्प्लिट रिंग्स असल में जो है कम्यूटेटर का काम कर रही हैं। कम्यूटेटर्स असल में स्प्लिट रिंग्स ही हैं जो कि करंट की डायरेक्शन को प्रिवेंट कर रही हैं कि वो चेंज ना हो, क्योंकि स्प्लिट रिंग्स जो हैं वो भी कॉइल के साथ जो हैं वो टर्न हो रही हैं और आपस में उसके साथ कनेक्शन जो है वो चेंज नहीं होने दे रही हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो करंट कुछ इस तरह का आएगा। लेकिन हमारे पास जो है वो कॉन्टीन्यूसली ये प्रोसेस ज़ाहिर है चल रहा है, तो हमारे पास जो है वो फ्लक्चुएशंस जो है हमें आउटपुट में मिलेंगी। बेशक हमें यह आउटपुट जो है मिलेगा, डीसी आउटपुट जो है मिलेगा, जो कि हमारे पास डायरेक्ट करंट है, लेकिन यहाँ पर ये मतलब कि ईच हाफ साइकिल हमारे पास ये, उसके बाद जो हमारे पास ये, लेकिन हमें कांस्टेंट डीसी चाहिए ना। जो थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं बीच में, चेंजिंग आ रही हैं, उनको हमने ख़त्म करना है। उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे जिससे हमें कांस्टेंट डीसी मिले, जिसको मैं ग्राफिकली ड्रॉ करूँ तो हमें इस तरह का जो है वो चाहिए कि इस तरह का हमें कांस्टेंट डीसी चाहिए। तो इस फ्लक्चुएशन को ख़त्म करने के लिए हमारे पास जो है वो ये है कि अगर हम जो कॉयल यूज़ कर रहे हैं उसमें जो आर्मेचर है उसकी हम ऊपर कॉयल की वाइंडिंग ज़्यादा कर दें। जो हम आर्मेचर यूज़ कर रहे हैं मैग्नेट्स के बीच में, उसके ऊपर हम मोर कॉइल्स की जो है वो वाइंडिंग कर दें। इससे क्या होगा, करंट मोर प्रोड्यूस होगा। और उसके बाद जो है हम नंबर ऑफ़ कॉइल्स को अलग अलग सेपरेट स्प्लिट रिंग्स जो हैं वो दें। सेपरेट स्प्लिट रिंग्स जो हैं अगर हम हर कॉइल को सेपरेट स्प्लिट रिंग्स देंगे तो इस तरह जो है हमारे पास जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं हमारे पास आउटपुट में, वो ना हो, हमें जो है वो कांस्टेंट डीसी मिले, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रोसेस है। तो इसके नतीजे में हमारे पास जो करंट आता है वो डीसी करंट होता है और उसका जो है वो ग्राफ इस तरह का ड्रॉ होता है, अल्टरनेटिंग नहीं होता। और इस तरह बहुत सी डिवाइसेज जो कि डायरेक्ट करंट पर ही चलती हैं वो फिर चलती हैं। और जनरेटर जो है उसका यही प्रिंसिपल था जो कि बिल्कुल एसी से थोड़ा सा मैच कर रहा है। यहाँ पर वर्किंग उसकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल वैसी है जैसी एसी जनरेटर की होती है, बस यहाँ ये है कि यहाँ स्प्लिट रिंग्स जो है यूज़ हुई हैं स्लिप रिंग्स की बजाय। स्लिप रिंग्स यूज़ होती हैं एसी जनरेटर में, यहाँ पर स्प्लिट रिंग्स यूज़ हुई हैं और ये एज अ कम्यूटेटर यूज़ हुई हैं जो मैंने आपको बताया। और यही रिस्पॉन्सिबल हैं हमें डायरेक्ट करंट जो है वो प्रोवाइड करने के लिए। तो आज का हमारा यही लेक्चर था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं फिर बताते चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।